हेलो बच्चों, मेक इट इजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो सेशन है वो रहने वाला है जो आप लोग नेक्स्ट आरआरबी यानी 2025 आरआरबी जेई के लिए तैयारी कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे टफेस्ट का अगर मैं बोलूँ तो बच्चों के दिमाग में, मन में यही चीज़ लेकर चलती है कि मैथ्स किस तरीके से हम लोग कवर करें, किस तरीके से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें कि हमारे मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके, है ना। देखो, चीजें जहां पर रटने की बात होती है तो जो बच्चे रटता हुआ चलता है तो मैथ्स तो ऑब्वियस सी बात है, रट के तो हो नहीं सकती, इसीलिए क्या लगता है, डर लगता है। लेकिन अगर सही तरीके से पढ़ा जाए, कॉन्सेप्चुअल पढ़ा जाए, हर एक छोटी से छोटी चीज को क्लियर किया जाए तो शायद मैथ्स से सिंपल कुछ है भी नहीं। तो आज यही हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, अपनी तैयारी आप लोग स्टार्ट करेंगे, मैथ्स को आप लोग किस तरीके से लेकर चलेंगे। क्योंकि अगर हम आरआरबी जेई 2025 की बात कर रहे हैं, उसकी तैयारी अगर हम लोग कर रहे हैं मैथ्स को लेकर, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि पिछली बार ही 2024 में जो आरआरबी जेई का मैथ्स का पेपर हुआ था वो किस लेवल का था, किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा था, टॉपिक आपके पास कौन सा था, जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो किस तरीके से था। सीबीटी 1 की ही फिलहाल हम लोग बात करें, ठीक है। सीबीटी 2 में तो जेई में वैसे भी आपके पास मैथ्स रीजनिंग है नहीं, और सीबीटी 1 में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो किसका है, आपका मैथ्स और रीजनिंग का ही है। 50 से 55 नंबर का आपका टोटल मिलाकर मैथ्स और रीजनिंग होगा, जिसमें से आज हम फर्स्ट पार्ट करेंगे यानी कि मैथ्स की हम लोग करेंगे बात। तो पूरा मैं आपके पास एक टेबल बना के ला रखा हूं जहां पर डिटेल में मैंने लिखा हुआ है कि किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। क्योंकि जब तक आप लोग पिछला रिवाइज नहीं करोगे, पिछला जब तक आप लोग नहीं देखोगे, जब तक आप लोग पिछला पेपर अच्छे तरीके से एनालाइज नहीं करोगे, पीवाईक्यू अच्छे तरीके से अगर आप लोग नहीं देखोगे तो अगली बार की तैयारी नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि पीवाईक्यू जो होता है ना वो हमें बताता है कि लेवल इस तरीके से, तो अगली बार हल्का से इससे क्या होगा, अलग होगा, है ना। वो हम पीवाईक्यू हमें बताता है कि भाई इस चैप्टर से कंटिन्यूस इतने इतने क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं। बहुत सारी शिफ्ट में आपके पास पेपर हुआ था तो पूरा डिटेल एनालिसिस करके मैं ला रखा हूं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो टॉपिक हमारा यही है, आरआरबी जेई 2025 बिगिनर्स के लिए, जो अभी क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप लोग पिछला भी देखो और ये भी देखो कि किस तरीके से हम लोग चीजें स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, छोटे छोटे स्टेप चलोगे तो हमेशा आप लोग आगे बढ़ते रहोगे। अगर आप छलांग मारने की सोचोगे तो कभी कभार क्या होता है कि हम फिसल कर गिर जाते हैं। तो हम छोटे छोटे स्टेप लेंगे लेकिन कंटिन्यूस लेंगे, रुकेंगे नहीं, है ना। छोटी छोटी चीजों को अगर हम लोग टारगेट करते हुए चलेंगे तो बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट जो होते हैं, उसको आसानी से समझा जा सकता है। तो कैसा था मैथ्स का पेपर, चैप्टर वाइज इसका ब्रेकडाउन हम लोग करेंगे, देखेंगे कौन कौन से चैप्टर कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलो, उससे पहले अगर मैं थोड़ा मैथ्स के बारे में बताऊं कि कितने पार्ट में आप लोग डिवाइड कर सकते हो, कौन सा पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अभी आपको ये जो मैंने आपका टेबल बना रखा है ये देखकर भी पता चल जाएगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले अगर हम लोग मैथ्स की बात करें बिगिनर्स के लिए, तो भाई अक्सर डर इसी में होता है। देखो, जीएस वगैरह में उतना डर नहीं होता क्योंकि वो ऐसी चीज है कि आप लोग रटोगे तो लगभग चल जाएगा। लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं हो सकता, आपको चीजों को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्योंकि मैथ्स में क्वेश्चन कभी भी आपके रिपीट नहीं होते, रिपीट हमेशा क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट। तो वहां पर सबसे ज्यादा फोकस जो हमें करना है वो किस पर करना है, कॉन्सेप्ट पे करना है, ठीक है। देखो, मैथ्स की अगर हम बात करें आरआरबी जेई के लिए तो आप इसको मेनली दो पार्ट में क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। पहला पार्ट आपके पास क्या रहेगा, अरिथमेटिक रहेगा, अंकगणित, और दूसरा आप लोग क्या कर सकते हो, एडवांस कह सकते। दूसरा जो आपका पोर्शन है वो क्या रहने वाला है, एडवांस रहने वाला है। अब एक चीज ध्यान देना कि 90% जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो अरिथमेटिक से आएंगे, और बाकी का जो आपके पास 10% है वो किस में से आएगा, आपका एडवांस में आएगा। सीबीटी 1 की यहां पर बात चल रही है, ठीक है। अगर मान लेते हैं टोटल आपके पास कितना है, 30 क्वेश्चन है, मान लेते हैं आपके पास 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आ रहे हैं। हालांकि देखो क्या है, ऐसा डिसाइड नहीं है कि 30 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे या फिर 25 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे या फिर 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 25 क्वेश्चन आपके पास रीजनिंग के आएंगे, ऐसा डिसाइड नहीं है। हाँ, ऊपर नीचे आपके पास काफी चला है आपके बार, तो अगली बार भी वैसे ही रहेगा। क्योंकि उन्होंने बोल नहीं रखा है कि भाई 30 नंबर की मैथ्स आएगी, 25 नंबर की रीजनिंग आएगी, या फिर 25 नंबर की रीजनिंग 25 नंबर की मैथ्स आएगी, 30 नंबर की रीजनिंग आएगी, ऐसा डिसाइड नहीं कर रखा है। तो फ्लक्चुएट हुआ है ऊपर नीचे, ठीक है। तो अगली बार भी आपके पास ऐसे ही रहेगा, यानी नेक्स्ट आरआरबी जेई का जो है वो भी लगभग ऐसे ही रहेगा, आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं फिलहाल के लिए 30 नंबर को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। 30 नंबर में से अगर हम बात करें तो लगभग आपके पास 27 क्वेश्चन जो हैं वो किसके रहने वाले हैं, आपके अर्थमेटिक के रहने वाले हैं, और एडवांस के बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिले हैं, लगभग 3।
अच्छा ऊपर नीचे क्या हो सकता है, थोड़ा सा और हम क्या कर देते हैं, बेनिफिट दे देते हैं एडवांस को। आप ये लेकर चल लीजिए कि 25 क्वेश्चन लगभग आपके अर्थमेटिक के आएंगे और 5 क्वेश्चन लगभग आप किसके ले सकते हो, एडवांस के ले सकते हो। हालांकि इतने ज्यादा आपके बार तो देखने को नहीं मिले थे, बहुत ही कम देखने को मिले थे एडवांस के, ठीक है। ज्यादातर जो क्वेश्चन थे वो किसके मिले थे आपको, अरिथमेटिक के मिले थे, ठीक है। बहुत सारा पोर्शन हमने इसमें क्या कर दिया, अरिथमेटिक में ऐड कर दिया है। चलो अच्छा, अरिथमेटिक की अगर हम बात करें तो बहुत सारे चैप्टर इसमें है। एडवांस की बात करें तो इसमें भी बहुत सारे चैप्टर हैं। चैप्टर वाइज आपको क्या करना है, चीजों को लेकर चलना है। मैथ्स को अगर आपने बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर आप लोगों ने पढ़ना है तो चीजों को ना रिलेट करते हुए चलो, है ना। इससे पहले जो मैंने सेशन लिया था वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप लोग मैथ्स को स्टार्ट कर सकते हो, चीजों को आप लोग रिलेट कर सकते हो, क्योंकि मैथ्स जो है वो पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बहुत सारी चीजों को आप लोग आपस में क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। और जब तक आप लोग मैथ्स में रिलेटिविटी यानी कि आपके पास रिलेशन नहीं निकालोगे, रिलेट नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। साइंस की थ्योरी रिलेटिविटी की, लेकिन हम लोग किस में लगाएंगे उसको, मैथ्स में लगाएंगे। चैप्टर्स को आपस में क्या करना है, आप लोगों ने रिलेट करना है, ठीक है। बहुत सारे चैप्टर हैं। इसको अगर हम देखें, जैसे आपके पास नंबर सिस्टम, सारे तो मैं आपके पास लिख नहीं पाऊंगा लेकिन फिर भी बता देता हूं। नंबर सिस्टम आपके पास हो गया, HCF एंड LCM हो गया आपके पास, एवरेज हो गया, ठीक है। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आपके पास हो गया। हालांकि आपके बार तो ना के बराबर ही क्वेश्चन देखने को मिले थे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के, ठीक है। डेसिमल नंबर हो गया, इसके भी बहुत ही कम ना के बराबर क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। फिर आपके पास रेशो हो गया, इसके अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आपके पास फिर एज हो गया, एज के भी बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिले हैं। टाइम एंड वर्क की बात करते हैं तो इसके भी आपके पास कम ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। परसेंटेज की बात करते हैं तो ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट चैप्टर है। SI/CI की बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो बाकी आपके पास बहुत सारा है। मेंसुरेशन, इसी में मैंने स्टैटिक भी ऐड कर दिया है, ठीक है। तभी मैंने इसके पोर्शन को थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दिया है। इसी में आपके पास मेंसुरेशन भी आ गया, ठीक है। एडवांस की अगर हम बात करते हो तो इसमें आपके पास ट्रायंगल्स को लेकर जो भी थियरीज होती हैं, जो भी आपके पास थ्योरम होती है, सर्कल को लेकर जो थ्योरम आपके पास होती है, ट्रिग्नोमेट्री जो आपके पास हो, सारी की सारी किसमें आती है, एडवांस मैथ्स में ही हम लोग लेते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने पहले कहा है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें देखने को नहीं मिले, कुछ कुछ क्वेश्चन आपके देखने को मिले। ट्रिग्नोमेट्री के शायद ही आपको दिखा होगा शिफ्ट में, अगर आपने इससे पहले देखा होगा तो बहुत ही कम, ना के बराबर, ठीक है। तो मेन जो आप फोकस करो, देखो पेपर क्या है, CBT 1 की अगर मैं बात करता हूं तो CBT 1 जो है वो आपके पास क्वालिफाइंग नेचर का है। तो आपको चीजों को क्या करना पड़ेगा, टारगेट करना पड़ेगा, है ना। हमें क्या करना है, सबसे पहले वो वाला टॉपिक कवर करना है जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, जो आराम से आपको क्या कर देगा, क्वालिफाई करवा देगा, ठीक है। तो आपका फोकस भी इसी तरीके से होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैथ्स देखा और कहीं भी लग गया कुछ भी कवर करने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप लोग कोई भी एग्जाम अगर देते हो तो उसको एनालाइज करो अच्छे से, किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ लो। जैसे इसमें आपके पास मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, साइंस आती है और आपके पास GK GS आती है, ठीक है। उस टॉपिक को पकड़ो, PYQ देखो, एनालाइज करो कि भाई चलो ये टॉपिक है हमारा, ये सब्जेक्ट है हमारा, जैसे मैथ्स। फिर मैथ्स में देखो कि मैथ्स को किस तरीके से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, थोड़ा सा एनालाइज करो कि भाई इस पोर्शन से ज़्यादा आपके क्वेश्चन बन रहे हैं तो इस वाले पोर्शन को ज़्यादा कवर करने की जरूरत है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें इस वाले क्वेश्चन को करने की, इस वाले पोर्शन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। ये सारी की सारी चीज़ें अगर आपको क्वालिफाई करना है कोई भी एग्जाम, तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसमें, ठीक है। तो काफ़ी हद तक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। तो फिलहाल चलो छोटी मोटी बात हमने यहां पर कर दी, मैथ्स को कैटेगराइज हमने कर दिया, अरिथमेटिक और एडवांस दो पोर्शन में कर दिया, जिसके आपके पास और भी चैप्टर थे, सारे के सारे मैंने नाम नहीं लिखे हैं, बस आपको यहां पर ये मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो किसका, आपके पास अरिथमेटिक का, जहां पर सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्ट से होते हैं, रट के नहीं होते हैं। अगर आपने देखा होगा अब की बार का पेपर, नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता देता हूं। अगर आपने पेपर को, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इससे पहले पेपर दिया होगा, ठीक है, 2024 का पेपर दिया होगा, उनको पता चल गया होगा कि ट्रिक वाले बहुत ही कम क्वेश्चन थे। और ऑब्वियस सी बात है, ट्रिक वाले हमेशा बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं पेपर में। हमेशा आपको चीजों को सोचना है और खुद से क्या बनानी है, ट्रिक बनानी है, ठीक है। खुद से क्या बनानी है, ट्रिक बनानी है। जैसे बेसिक से अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे को 60 का निकालना है 20%, अगर मेरे को 60 का क्या निकालना है 20%, तो देखो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो 60 का 20% नहीं निकाल सकता। 60 का 20% कितना आ जाएगा आपके पास, 12 आ जाएगा, ठीक है। 60 का हमने क्या करा, 20% निकाला और कितना आ गया आपके पास 12, 2 से क्या कर दिया हमने, 2 जीरो काट दिए,
ठीक है, बेसिक बेसिक से आपको क्या करनी है, यहां पर कैलकुलेशन करनी है। जैसा जैसा उसने बोला वैसा वैसा हमने वहां पर कर दिया। अब वहीं पर चीजों को अगर आप अच्छी तरीके से समझोगे, एक दो स्टेप खुद से आप लोग क्या करोगे, माइंड में सॉल्व करोगे, तो चीजें आप लोग बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। आपको अगर पता है 20% कितना होता है, 1/5 होता है, तो आप फिर डायरेक्ट क्या करोगे, 1/5 करोगे और वो कितना आ जाएगा आपके पास 12। अब आप ये चीज माइंड में कैलकुलेट करोगे कि 60 का हमें 20% निकालना है, जो होता है 1/5, तो इसका मतलब 60/5 यानी आंसर कितना आएगा आपके पास 12। एक्चुअल में ट्रिक्स ये है, और ये कोई रटाने वाली बात नहीं है, ये कोई आपके पास ऐसे नहीं है कि मैं बताऊंगा तभी आप लोग कर पाओगे। ये चीजें आती है प्रैक्टिस से, ये चीजें आती है जब आप क्वेश्चन करते हो उसको एनालाइज करके। और एक्चुअल में यही चीजें हम लोगों ने सीखनी है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो हम क्या कर सके, माइंड में सॉल्व कर सके। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अभी मैथ्स, तो सिर्फ क्वेश्चन को करना मत। क्वेश्चन कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मैं लिख के आपको दे दूंगा। क्वेश्चन कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट हमेशा ये होता है कि आपने उस क्वेश्चन को करा कैसे है, उस क्वेश्चन से आप लोगों ने सीखा क्या है, उसको करने का कॉन्सेप्ट क्या था। हमेशा यही चीज इंपॉर्टेंट होती है, आपकी अप्रोच। क्वेश्चन कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, मैथ्स में हमेशा इंपॉर्टेंट होता है उससे आपने सीखा क्या, आपकी अप्रोच क्या थी, बस यही चीज। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तो आपके पास सेम टू सेम रिपीट होता ही नहीं है, हमेशा डिजिट क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो हमारा वही रहता है ना। तो कभी भी कोई क्वेश्चन अगर आप लोग करते हो तो हमेशा सोचो कि इसको मैं और छोटा कैसे कर सकता हूं। और छोटा करने के लिए ट्रिक के पीछे मत भागो, और छोटा करने के लिए माइंड में चीजें क्या करो, कैलकुलेट करो। ठीक है, जब आप माइंड में कैलकुलेट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, पेपर में जितना ज्यादा पेन अगर आप लोग उठाओगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा। जो चीजें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं वो माइंड में ही क्या करो, कैलकुलेट करो। एक्चुअल में हमें आदत पड़ी हुई है कि हर एक चीज पेपर में हम क्या होते हैं, डबल श्योर होना चाहते हैं, तो हर एक छोटी से छोटी चीज हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। और एक्चुअल में यही चीज हमें क्या ले जा रही है पीछे। तो जो चीज हम लोग माइंड से कैलकुलेट कर सकते हैं वो माइंड में ही हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट। शुरू से ही आप लोग क्या करो, स्टार्ट अगर आप कर रहे हो, शुरू से ही आदत डालो कि सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, उसके बाद कोशिश करो कि क्वेश्चन को कितना जल्दी सॉल्व मैं कर सकता हूं, और कितना जल्दी सॉल्व अगर मैं कर सकता हूं तो मैंने किन किन चीजों को समझा है और किन किन स्टेप को मैंने छोड़ा है। बस ये छोटी छोटी चीजें आपको लेकर चलनी है। तो ना तो मैथ्स को आपको कभी रटना पड़ेगा, ना ही आपके पास मैथ्स को आपको 100% सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। आधी से ज्यादा चीजें आप लोग क्या कर लोगे, माइंड में ही कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो मेन पॉइंट आपका यही है कि चीजों को समझो, बस कॉन्सेप्ट को समझो। स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि शुरू से ही आप लोग चीजों को ये लेकर चलो कि किस तरीके से हम कितना ज्यादा क्वेश्चन को समझ सकते हैं। जितना ज्यादा आप लोग क्वेश्चन को समझोगे उतने ज्यादा स्टेप आपके माइंड में चलेंगे ना। आपको पता है कि भाई स्टेप बाय स्टेप या इस तरीके से होता है, तो 2-3 स्टेप तो आप लोग माइंड में ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो तो बिल्कुल बेसिक से मैंने बात करी, जहां पर मैंने आपको बताया कि मैथ्स को किस तरीके से आप लोग कैटेगराइज कर सकते हो, कौन सा पोर्शन आपका मैथ्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किन किन चीजों को लेकर हमको चलना है। ठीक है, मैथ्स कैसे हम लोग को करनी है, क्या सिर्फ क्वेश्चन करने पर ध्यान देना है, नहीं। हमेशा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट क्या होता है उसको करने का तरीका और जो आप उससे समझ रहे हो और आपकी अप्रोच क्या है। ये चीज हमेशा लेकर चलो तो कभी भी आपको रटना नहीं पड़ेगा और बहुत मजा आएगा, यकीन मानो मैथ्स पढ़ने में। ठीक है, चलिए तो हमने मैथ्स की बात करी, अब चलो ये भी बात कर लेते हैं कि वाकई में जो चीज अभी तक हम लोगों ने बोली थी कि भाई अर्थमेटिक का पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एडवांस का थोड़ा सा कम है उसके हिसाब से। तो चलो देखते हैं। नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो 2 से लेकर 3 क्वेश्चन, ठीक है, किसके थे आपके पास, नंबर सिस्टम के थे। अच्छा, नंबर सिस्टम जो है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो 1 से लेकर 2 क्वेश्चन। देखो एचसीएफ एलसीएम का लगभग एक ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा था और बिल्कुल बेसिक सा था। सीबीटी 1 में अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, जो बिगिनर है एक बार देख लेना पीवाईक्यू, तो बहुत बेसिक लेवल का आपके पास आया था। ठीक है, मतलब बिल्कुल बेसिक तो नहीं कह सकता, आप ये कह सकते हो कि मीडियम आया था। लेकिन दिक्कत क्या थी कि आप क्या टाइम मैनेज कर पा रहे थे कि नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, बस तो टाइम मैनेज तभी हो पाएगा जब आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्या करोगे, माइंड में सॉल्व करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा टाइम क्या होगा, बचेगा। 2-4 चीजें मिलाओगे तो आराम से टाइम मैनेज आपका हो जाएगा। अच्छा, SICI की बात करते हैं तो 2 से लेकर 3 क्वेश्चन। रेशियो प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो इसके भी आपके पास 2 से लेकर 3 क्वेश्चन। 2 से लेकर 3 क्वेश्चन ठीक ठाक है। 2 से लेकर 3 का मतलब यह है किसी शिफ्ट में आपके 2-2 क्वेश्चन देखने को मिले, किसी में आपके पास 3-3 क्वेश्चन भी देखने को मिले। एवरेज की बात करते हैं तो 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आपका देखने को मिला। परसेंटेज की बात करते हैं 2 से लेकर 3 क्वेश्चन। टाइम स्पीड डिस्टेंस इसके भी 2 से लेकर 3 क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क के 1 से 2, किसी में 1 आए, किसी शिफ्ट में आपके 2-2 क्वेश्चन देखने को मिले। प्रॉफिट एंड लॉस के 2 से लेकर 3 क्वेश्चन।
एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यानी जहां पर आपके पास फॉर्मूले पूछे गए थे, एक से लेकर दो तो नहीं, लगभग आपके पास 2 से लेकर 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, और हर बार आपके पास जो बेसिकली फॉर्मूला था, जो क्वेश्चन पूछा गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब यहीं पर आपके पास माइनस कहीं पर भी वो लगा दे रहा था, बस इस तरीके से आपको वो पूछ रहा था। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले भी याद होनी चाहिए। आपकी बार तो उसने फॉर्मूले ही पूछे, हर शिफ्ट में कम से कम 2-2 क्वेश्चन तो थे ही। ठीक है, हर शिफ्ट में कम से कम आपके 2-2 क्वेश्चन थे। अच्छा, सिर्फ आरआरबी जेई नहीं, आप एलपी के अगर देखोगे उसमें भी सेम टू सेम वही क्वेश्चन बने हैं, उसी तरीके के क्वेश्चन, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यानी आपके पास फॉर्मूले रिलेट करते हुए क्वेश्चन, और ए बी सी इसका होल स्क्वायर, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी सिर्फ अब चीजों को आपने क्या करना है, फॉर्मूले के तौर पर भी देखना है। बेसिक से फॉर्मूले थे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अगर आपको चीजें पता थी तो सिंपल क्वेश्चन। अब ये मत सोचना कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर डायरेक्ट ऐसे ही आ गया, उसने 3a लिख दिया, 4b लिख दिया, 4c लिख दिया, इस तरीके से 3a प्लस 4b माइनस 4c, इस तरीके से स्क्वायर इसका, है ना। इस तरीके से थोड़ा बहुत क्या कर रखा था उसने, घुमा रखा था, लेकिन फॉर्मूला बेस आपके पास यही था। हर एक शिफ्ट में मैथ आपके पास चाहे जेई हो चाहे एएलपी हो, ठीक है, ध्यान रखना, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज फॉर्मूला बेस, यानी अब की बार भी आपको ये चीजें पढ़ के जानी पड़ेगी। मेंसुरेशन 1 से लेकर 2 क्वेश्चन, डीआई का लगभग आपके पास हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन देखने को मिला। स्टैट्स की अगर मैं बात करता हूं, सांख्यिकी की बात करता हूं, तो 1 से लेकर 2 क्वेश्चन, कभी उसने आपके पास रेंज पूछ ली, कभी आपके पास उसने माध्यिका पूछ ली, मीडियन पूछ लिया, कभी आपके पास मोड पूछ लिया, कभी उसने मीन पूछ लिया। ठीक है, यही सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे बेसिक से। और बाकी सारे के सारे अब जितने भी आपके चैप्टर बचे हैं वो सारे के सारे किस में थे, आपके मिसलिनियस में थे। कौन कौन से बचे आपके पास चैप्टर, बहुत सारे। आप जैसे पार्टनरशिप हो गया, नहीं बना, क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। मिक्सचर एलिगेशन बाई चांस एक क्वेश्चन आया तो आया, वरना आपके पास वहां से भी नहीं आया। टिग्नोमेट्री इसी में आप लोग ऐड करो, एक क्वेश्चन बना, कभी आपके पास नहीं बना। ठीक है, एडवांस मैथ्स जो है वो भी आप इसमें ऐड कर लो। तो देखो सारा का सारा ये जो पोर्शन है ना, यहां से लेकर यहां तक, ये सारा का सारा क्या है आपका, अर्थमेटिक। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है, आप मैक्सिमम तो आप पूरा ही कह सकते हो, लगभग लगभग, है ना, जो क्वेश्चन है वो कहां से बने हैं, अर्थमेटिक के पोर्शन से। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी, पेपर को देखो एनालाइज इसी तरीके से किया जाता है ना, कि भाई ये वाला पोर्शन है, ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं, तो हमें यही वाला पोर्शन सबसे पहले क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, तो यहीं से आप लोग लेकर चलो कि अर्थमेटिक आप लोग को क्या करनी है, बहुत स्ट्रांग बनानी है। ठीक है, एडवांस भी है, लेकिन क्वालिफाई करना है तो मैक्सिमम पोर्शन किसका, आपका अर्थमेटिक का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एडवांस आपको नहीं पढ़ना है, एडवांस भी आप लोग को पढ़ना है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस जो आपको करना है वो किस पे करना है, अर्थमेटिक पे करना है। ठीक है, तो समझे किस किस चैप्टर से लगभग, देखो वेरी करता है, 1-2 क्वेश्चन आपके पास ऊपर नीचे हर शिफ्ट के हिसाब से। ये मैंने लगभग क्या लिया है, एवरेज। किसी किसी क्वेश्चन में आप किसी शिफ्ट में आपके पास 4-4 क्वेश्चन भी देखने को मिले, किसके, रेशो प्रोपोर्शन के, लेकिन मैं लगभग क्या कह रहा हूं, एवरेज के तौर पर इसको देख रहा हूं। ठीक है, एवरेज के तौर पर इतने क्वेश्चन आपके पास लगभग हर एक सब्जेक्ट, हर एक चैप्टर से बन रहे थे। तो इसको मद्देनजर यानी कि माइंड में रखकर आप लोगों ने अपनी तैयारी करनी है स्टार्ट। अगर अभी तक नहीं करी है तो देखो ये मत सोचो कि जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तब जाकर मैं स्टार्ट करूंगा, नहीं, अभी से आप लोग क्या करो, चीजें स्टार्ट करो। भाई अर्थमेटिक अगर आप लोग पढ़ोगे तो ऐसा थोड़ी ना है कि आरआरबी जेई में ही काम आएगा और कहीं पे नहीं आएगा। एएलपी का तो आ चुका है, और एएलपी में भी लगभग ऐसी था, एएलपी में भी ऐसा कुछ नहीं था, उसमें भी आपके पास अर्थमेटिक को ही ज्यादा वो आगे बढ़ा रखा था, मतलब ज्यादा आपके पास क्वेश्चन जो है वो अर्थमेटिक से ही दे के। तो लगभग इसी तरीके से आप अगर कंपेयर करोगे एएलपी और जेई को तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखेगा नहीं वहां पर मैथ्स पर, ना तो मैथ्स में और ना ही आपके पास रीजनिंग पे। पूछने का तरीका दोनों पेपर जो थे उसमें क्या थे, सेम थे। ठीक है, चलो तो यहां पर हमने बात कर ली। अब यही चीज आपने माइंड में रखनी है, इसी को लेकर आपने क्या करनी है, चीजें स्टार्ट करनी है। मैंने पिछली बार भी बताया था, यहां पर भी बता देता हूं कि चीजें सबसे पहले आप लोग कहां से स्टार्ट करो, रेशो से स्टार्ट करो। रेशो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेशो से बहुत सारे चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है वो किसके लगते हैं, आपके रेशो के ही लगते हैं। जैसे आपके पास एज हो जाएगा, आपका पार्टनरशिप, पिछली बार पार्टनरशिप के क्वेश्चन नहीं बने तो इसका मतलब ये नहीं कि अब के बार नहीं बनेंगे, कहीं से भी आ सकता है, जो भी आपके पास सिलेबस है कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, पीवाईक्यू हमें बस ये बताता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपके पास लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो आएंगे नहीं, वो हमें बस ये बताता है कि किस पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, कभी भी ये नहीं बताता कि इसको छोड़ ही दो आप,
क्योंकि सिलेबस अगर बोल रखा है, मैथ्स अगर बोल रखी है, तो कोई भी चैप्टर उसमें आ सकता है। ठीक है, पार्टनरशिप हो गया आपके पास, टाइम एंड वर्क हो गया, इसी के साथ आपके पास पाइप एंड सिस्टम भी है, मिक्सचर एलिगेशन भी आपके पास आ गया। ये सारे के सारे आपके पास इसी से देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले चीज़ें यहीं से आप लोग स्टार्ट करो। सबसे पहले रेशियो पढ़ो, ये सारे के सारे चैप्टर आपके बड़े आराम से हो जाएंगे। पाइप एंड सिस्टम भी लिख सकता हूँ मैं। कुल मिलाकर बात यह है कि आपको चीज़ों को रिलेट करना पड़ेगा। मैंने आपको ये बता दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं। पिछली बार आपके पास जो पेपर हुआ था उसमें किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आए थे, पूरा ब्रेकडाउन मैंने आपका आराम से कर रखा है यहाँ पर, ताकि आप लोग को हर एक चीज़ साफ साफ पता चल जाए और आप अपनी तैयारी को इसी तरीके से क्या कर सको, कन्वर्ट कर सको। ठीक है, पढ़नी आप लोगों ने हर एक चीज़ है, पढ़नी हर एक चीज़ है भाई। स्क्वायर रूट क्यूब रूट से क्वेश्चन ना के बराबर देखने को मिले तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पढ़ना नहीं है, वो भी आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, पढ़नी हर एक चीज है, लेकिन फोकस ज्यादा इन चैप्टर्स पर आप लोगों ने करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके पास यही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से होते हैं? रेशो होता है, टाइम एंड डिस्टेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, परसेंटेज होता है, SICI। ठीक है, रेशो आपके पास हो गया, परसेंटेज हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया आपका, SICI। ये आपके पास ऐसे चैप्टर हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अगर ध्यान दोगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो हैं वो लगभग यहीं से देखने को मिले हैं आपको। तो इन्हीं चीज़ों पर आपने ज़्यादा फोकस करना है और यहाँ पर आपको चीज़ों को रिलेट करते हुए चलना है। जब तक आप चीज़ों को रिलेट नहीं करोगे आप नहीं कर सकते कुछ, है ना। चीज़ों को अगर आसान बनाना है तो आसान बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रिलेट करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम चीज़ों को रिलेट करते हैं तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है। आपने अगर ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन चैप्टर कर रखा है ना, किस में आता है? रीजनिंग में आता है, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। जब तक आप अपने हिसाब से रिलेशन ना सोचो, जब तक आप अपने हिसाब से रिलेशन ना सोचो, अपने को रख के रिलेशन ना सोचो, तब तक क्वेश्चन टफ रहते हैं। लेकिन जब हम रिलेट करने लग जाते हैं अपने से तो हर एक चीज क्या हो जाती है? वहां पर इजी हो जाती है। तो सिर्फ वहां पर वो चैप्टर नहीं, हर एक सब्जेक्ट में ऐसे ही होता है। चाहे साइंस की बात करो, मैथ्स की बात करो, रीजनिंग की बात करो, GK GS, जब तक आप चीजों को रिलेट नहीं कर सकते तब तक आपको हर बार वो सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा लगेगा और हमेशा आप क्या हो जाओगे? कॉन्फिडेंस लो कर जाओगे कि भाई इतना बड़ा सिलेबस नहीं कवर हो सकता। हर एक चीज कवर हो सकती है, बस आप चीजों को क्या करो? रिलेट करो। ठीक है, बाकी देखिए, अगर आपको चीजों को बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, चीजों को आपने क्या करना है? बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक तरीके से। जो मैंने आपको तरीका भी बताया कि किस तरीके से आप लोग मैथ्स को रिलेट करके चल सकते हो। एक चैप्टर आप लोगों ने पढ़ना है ध्यान से, ठीक है, बाकी ये सारे के सारे चैप्टर वहीं से हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप लोग चीजों को रिलेट करके पढ़ना है ना, बिल्कुल कंफर्ट में पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। बेसिक कॉन्सेप्ट, लॉजिक, हर एक तरीके से अगर आपको पढ़ना है तो आप देखिए कोर्स परचेस कर सकते हैं। ठीक है, जो RRB JEE प्लस आपका ALP दोनों के लिए है। जैसे मैंने आपको बताया कि ALP और JEE का अगर आप लोग PYQ देखोगे, पिछले साल का पेपर अगर आप लोग देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखेगा ही नहीं मैथ्स और रीजनिंग में। जिस तरीके से लगभग मैथ्स के ALP में पूछे गए थे, लगभग वैसे ही किस में पूछे गए थे? आपके JEE में भी पूछे गए थे। हाँ, बस नंबर आपके पास क्या थे? थोड़े कम ज़्यादा। ठीक है, ALP में थोड़ा कम नंबर के मैथ्स है और उसमें थोड़ी सी ज़्यादा है JEE में, बस यही डिफरेंस था, बाकी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो बिल्कुल अगर आप लोग बेसिक तरीके से पढ़ना चाहते हो, सिर्फ मैथ्स रीजनिंग नहीं, हर एक चीज़, है ना, चाहे आप मैथ्स रीजनिंग हो, चाहे जनरल साइंस हो, चाहे जनरल अवेयरनेस, अगर हर एक चीज आप लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हो, चीजों को रिलेट करते हुए पढ़ना चाहते हो, रट के नहीं पढ़ना चाहते, तो आप ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक तरीके से कोर्स आपका चल रहा है। हर एक चीज को पूरा डिटेल में मैं क्या कर रहा हूँ? समझाते हुए चल रहा हूँ। मैथ्स और रीजनिंग मैं पढ़ाऊंगा, जनरल साइंस जो है वो अतिंद्र सर पढ़ाएंगे और जो आपका जनरल अवेयरनेस है वो पढ़ाएंगे आपकी प्रीति मैम। तो अपनी अगर बात करूँ तो मैथ्स और रीजनिंग में बिल्कुल रिलेट करके कर रहा हूँ। एक दो चैप्टर आपके पास अभी फिलहाल एक दो चैप्टर ही हुए हैं वहाँ पर। ठीक है, चीज़ों को बिल्कुल ही रिलेट करते हुए चल रहे हैं हम लोग, ताकि रटना कुछ ना पड़े, आराम से चल रहे हैं। हर एक बेसिक पर ध्यान दे रहे हैं, हर एक कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं। तो अगर आपको इसी तरीके से बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ते हुए चलना है एडवांस लेवल तक, तो आप ये कोर्स परचेस कर सकते हैं, जो मात्र आपको पड़ेगा कितने का? 599 का। वैसे तो 1199 यानी 1200 के आसपास तक का है, लेकिन आपको ये 50% ऑफ पर कितने का मिलेगा? 599 का। अगर आपको ये 599 का चाहिए तो आपको कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा MIE। ठीक है, और जो आपके लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे लाइव चलते हैं, लाइव क्लासेस आपकी कंटिन्यू है, जिसकी आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है, क्लासेस भी चलते हैं। अगर आप लोग बाई चांस नहीं कर सकते तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोग देख सकते हो लेक्चर, और साथ ही साथ आपका उसका PDF भी
देखने को मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, मैथ्स है, जैसे मैथ्स की अगर बात करूँ, रीजनिंग की बात करूँ तो पहले लाइव में तो आपका पूरा डिटेल में समझाया जा रहा है, पूरा आपके पास एक एक पॉइंट करके वहाँ पर लिखाया जा रहा है। अगर आप लाइव नहीं आ पाते तो वो आप लोग रिकॉर्डेड में देख सकते हो लेक्चर। ठीक है, वो लेक्चर आपके पास रिकॉर्ड हो जाएगा, उसके बाद जब आपको टाइम लगता है आप देख सकते हो, और कौन क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व कराया गया था उसके लिए पीडीएफ भी जस्ट उस लेक्चर के बाद आपको मिलती रहेगी। ठीक है, अच्छा, अगर आपको एक कोर्स परचेज करना है तो मेक इट इजी मैकेनिकल ऐप है, प्ले स्टोर में जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। बाकी किसी भी चीज़ को लेकर, कोर्स को लेकर या कोई और भी चीज़ है, स्टडी को लेकर कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी परेशानी हो तो आप लोग हमसे बात कर सकते हैं, उसकी आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आपका हर एक डाउट पूरी कोशिश रहेगी कि आपको सॉल्व करवाया जाए। ठीक है, 94109496838126398828 ये हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप लोग कोई भी डाउट अपना अगर होगा किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, स्टडी से रिगार्डिंग, तो आप अपने क्लियर करवा सकते हैं। चलिए फिलहाल आज के सेशन में इतना ही था। तो ये था हमारा एनालिसिस मैथ्स को लेकर के। पिछली साल आपके पास 2024 का जो आरआरबी जेईई हुआ था उसमें मैथ्स किस तरीके से आई थी, किस लेवल का था, तो मीडियम लेवल का था आपके पास, बहुत टफ नहीं था। किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे हमने देख लिए। सेम ऐसे ही हम लोग लेकर चलेंगे रीजनिंग का भी, है ना भाई, ऑब्वियस सी बात है, हर एक सब्जेक्ट की आप लोग तैयारी कर रहे हो तो रीजनिंग के लिए भी आपको ये चाहिए, तो रीजनिंग के लिए भी आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊंगा। तो तब तक आप लोग मैथ्स को रटो मत, समझो, समझने के लिए क्या करो, चीज़ों को इस तरीके से रिलेट करो। ठीक है, तो चलिए सेशन को यहीं करते हैं समाप्त, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।